गणित में आप लोगों का सामना कई बार प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या इनसे हुआ होगा दोस्तों। तब आपके मन में आया होगा कि ये है क्या। यकीन मानिएगा दोस्तों, गणित में बिना संख्या के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वे संख्याएं क्या होती है, हमें इसे सीखना समझना होगा। चलिए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जब भी इंसान कुछ वस्तु को गिनता है तो वह काउंटिंग यानी कि गिनती का प्रयोग करता है। वो क्या होती है ये आप भली भांति जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, आदि अनादि काल में जब मानव किसी वस्तु को गिनता था तो वो इन अंकों का प्रयोग करता था, 1 से लेकर 9 तक। जी हां दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक ही उसके पास अंक थे। वो इन अंकों की सहायता से किसी भी वस्तु को गिना करता था। उसके सामने समस्या थी, समस्या बहुत तगड़ी थी, और समस्या यह थी कि इसके आगे की गिनती वो कैसे करे। तो वह गिनती हमेशा ढेरियां बना के करता था। 9 तक ही अंक उसके पास थे तो 9 की ढेरियां वो बनाता था, और फिर ये कहा करता था कि 9 की इतनी ढेरियां इसके पास है, उसके पास है। बड़ी समस्या रही होगी उस जमाने में, लेकिन इस विश्व को हमारे भारत का ऋणी होना चाहिए कि भारत देश ने विश्व को एक ऐसा अंक दिया जिसने इस गिनती को पूर्ण किया। दोस्तों, भारत देश ने इस 1 के आगे लगाने के लिए 0 दिया। जैसे ही 0 दिया तो 10 बना। 10 के आगे 11, 12 सब होंगे, लेकिन जब तक 0 नहीं था गिनती 9 तक ही थी, 9 से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही 0 दिया गया गिनती पूर्ण हुई और वो आगे बढ़ गई। जी हां दोस्तों, गिनती पूर्ण हुई, यानी ये 0 मैं यहां लगा देता हूं और गिनती को वापस ऐसा ही लिखता हूं जैसा अभी लिखा हुआ था। मैं अब डैश डैश लगाता हूं का मतलब यह है कि हम इस तरह से आगे तक जाएंगे, अनंत की ओर। यहां पर भी हम डैश 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 लगा दें तो ये भी हम कहां पहुंचेंगे, अनंत की ओर। यानी जहां तक हमें गिनना है हम गिन सकते हैं। अब दोस्तों, मैं एक ऐसा कोष्टक जिसे हम मजला कोष्टक कहते हैं लगा देता हूं। तो ये जो संख्याएं आपके सामने दिख रही है इन्हें हम कहेंगे प्राकृत संख्या, क्योंकि ये संख्या आदि अनादि काल से गिनती के रूप में प्रयोग हुआ करती थी, इसलिए इसे प्राकृत संख्या कहा गया। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। जी हां दोस्तों, n से ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, या हम यूं कहें कि ये समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसके पश्चात जैसे ही 0 को इसके अंदर शामिल किया गया, ये गिनती जो प्राकृत संख्याएं थी वो पूर्ण संख्याएं हो गई, यानी इन्हें कहा गया पूर्ण संख्या, जिसे W से प्रदर्शित किया गया और इसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या जो होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वो लगभग सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर 0 भी सम्मिलित हो गया है। यानी यदि मैं इस 0 को यहां से हटा दूं तो जो प्राकृत संख्याएं होती है वही इस पूर्ण संख्या में भी आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस प्राकृत संख्या के समुच्चय में हम लोग शून्य को शामिल कर रहे हैं। जैसे ही शून्य को शामिल करते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाती है। दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं कक्षा 10वीं के लिए भी, हम उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले संख्याओं को समझ लेते हैं। जिस तरह से शून्य को शामिल करने से संख्याएं पूर्ण हुई। दोस्तों, अब यहां पर संक्रियाएं की जाती है, जो हमारे गणित की मूलभूत संक्रियाएं होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जैसे ही हम इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5, वो यहां पर उपलब्ध है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9, वो भी यहां मिलेगा। लेकिन यदि हम इन संख्याओं को आपस में घटाएं तो वो संख्या यहां मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम 5 में से 4 घटाएं तो कितना मिलता है, 1, वो यहां मिलेगा। लेकिन हम 4 में से 5 घटाएं तो वो यहां नहीं मिलता है, क्योंकि वो आता है -1। ये कैसे आता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, पार्ट 1 आप लोगों ने देखा ही होगा। यदि नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आपको ये पता चलता है कि जब हम घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो चिन्ह किसी भी संख्या में क्या आता है। तो दोस्तों, 4 और 5 को जब हम घटाते हैं, यानी 4 में से 5 घटाते हैं तो आता है -1।
चूंकि घटाने पर, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पर माइनस की आवश्यकता महसूस हुई, तो हमें पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को सम्मिलित करना पड़ा। जैसे ही हमने उसको सम्मिलित किया तो वो हो गए पूर्णांक। कैसे, ध्यान से देखिएगा, वो हो गए पूर्णांक। पूर्णांक में इधर अनंत तक आते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह अनंत तक हम चले जाएंगे तो वे संख्याएं कहलाएगी पूर्णांक। पूर्ण अंक हो चुके हैं, यानी अब हम जोड़ घटाव कुछ भी करें तो हमारी सारी संख्याएं हमारे पास हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या में जरूर मिलेगी, ये पूर्ण संख्या इस पूर्णांक संख्या में जरूर मिलेगी। यानी यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा सत्य। वहीं ये कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, तो आपका जवाब होगा कि यह भी सत्य है। लेकिन इसके विपरीत हम कहें तो वो गलत होगा। हम यदि कहें कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखें आप, माइनस की संख्या यहां है लेकिन यहां नहीं है। उसी तरह कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो यह भी असत्य है, क्योंकि यहां का 0 यहां नहीं होता है। यानी इधर से हम ऊपर की ओर बोलेंगे तो असत्य है, लेकिन ऊपर का नीचे की तरफ बोलेंगे तो उसे कहा जाता है सत्य। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात आप लोग किन्हीं भी दो संख्याओं को बटे में रख सकते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पे जो पूर्णांक है, इन पूर्णांक में से हम किन्हीं भी दो संख्याओं को बटे में रख दें तो एक नई संख्या का जन्म होता है। वह संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। बटे में रखेंगे तो जो संख्या बनेगी उसे कहा जाएगा परिमेय संख्या। और ध्यान देना, अब मैं इसको एक परिभाषा के रूप में लिख रहा हूं। कैसे? कि P बटे Q, जहां पे P और Q पूर्णांक है, PQ पूर्णांक है। ध्यान देना, परिमेय संख्या किसे कहा जाएगा? P बटे Q के रूप की संख्याओं को, जहां P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। यानी किन्हीं भी दो पूर्णांक को आप लोग इस तरह से बटे में रख देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह परिमेय संख्या होगी। क्लियर? अब यहां एक शर्त है कि P और जो Q हैं वे सह अभाज्य होना चाहिए। ये भाज्य अभाज्य क्या है, ये भी हम समझते हैं। जहां P और Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब यह कि दोनों एक दूसरे से कटेगी नहीं। ठीक, चलिए तो इस संख्या के हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो यहां से किन्हीं भी दो संख्या को लीजिए और बटे में रख दीजिए। किन्हीं भी दो को ले लीजिएगा तो जैसे 4/5 में लिखता हूं तो यह एक परिमेय संख्या होगी। इसके अतिरिक्त मैं यहां से कुछ भी लिख सकता हूं, 3/7 लिख सकता हूं। मैं और भी कुछ लिखना चाहूं 9/2 तो यह भी लिखा जा सकता है। तो ये संख्याएं जो बटे के रूप में आती हैं वे कहलाती है परिमेय संख्याएं। अब यहां से आप ये भी समझ लीजिए कि ये सह अभाज्य लिखा है, अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? दोस्तों जितने भी पूर्णांक हैं, मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूं तो यहां से आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि उसमें प्राकृत संख्या भी आएंगी और उसके अंदर पूर्ण संख्या भी आएंगी। तो जैसे ही पूर्णांक कहा तो ये ऊपर दोनों की तो बात मैं कर ही रहा हूं। क्लियर है? तो आप लोगों को ध्यान से समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो पूर्णांक होते हैं उनमें जो भी संख्या आप यहां लिखें, जैसे मैंने लिखा 4, तो क्या 4 में किसी अन्य संख्या का भाग जा सकता है? वो हमें देखना है। किसी अन्य संख्या का से मतलब यह है कि एक और स्वयं वह संख्या को छोड़कर। ध्यान देना, जब अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात आएगी तो हम ये कहेंगे कि संख्या और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से यदि किसी संख्या में भाग नहीं जाता हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां आप देख रहे हैं 1 और 4 को छोड़कर इसमें 2 से भाग और जाता है तो यह संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य है।
भाज्य यानी वह संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग जाता हो। अभाज्य संख्या तो फिर कौन होगी? तो यहां से हम आगे चलें तो क्या 5 में किसी अन्य संख्या का भाग जा सकता है? तो दोस्तों जवाब होगा नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो 1 से भाग जा सकता है और एक खुद स्वयं संख्या से जा सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो यह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी और संख्याएं हो सकती है जैसे 7, और आगे चले तो 11, और आगे जाना चाहें तो 19, और आगे बढ़ना चाहें 23। इस तरह से वे सभी संख्याएं जिसमें हम किसी और संख्या से भाग न दे पाए वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान देना, आगे कई सवालों में यह शब्द आपको सुनने देखने को मिलेगा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहां पर अब आप लोगों को दो बातें और सीखना समझना है दोस्तों कि ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें यह जो संख्या है ये विषम संख्याएं कहलाती है। यानी काउंटिंग चालू करो आप 1 से, 1, 3, 5, आगे 7, फिर 9, वे विषम संख्या होती है। और इनके बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको 2, 4, 6, ये सब की सब संख्याएं सम संख्या कहलाती है। विषम और सम, ध्यान देना दोस्तों, सम और विषम का सामना भी आपका कई बार होगा। सीधे सीधे परिभाषा के रूप में समझें तो वे सारी संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। ध्यान देना, वे पूर्णांक जिनमें 2 से भाग चला जाए सम पूर्णांक कहलाते हैं या सम संख्या कहलाती है। तो सीधी सी बात है, जिनमें 2 से भाग न जाए वे संख्याएं विषम हो गई। क्लियर है? अब एक शब्द और आपको सीखना है दोस्तों, वह होता है क्रमागत। इसका मतलब होता है क्रम से आगत, क्योंकि यह भी शब्द आपको आगे क्वेश्चंस में मिलने वाला है। क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली का मतलब एक के बाद क्या आता है? 2, फिर 2 के बाद कौन आता है? 3, तो इसे कहा जाता है क्रम से आने वाली। जैसे मैं कहूं कि 4, तो 4 के बाद क्रमागत संख्या कौन सी है? तो जवाब होगा 5। लेकिन अब आपसे ऐसा पूछा जाए क्रमागत समपूर्णांक, क्रमागत समपूर्णांक, यदि एक क्रमागत समपूर्णांक संख्या में लेता हूं 8, तो दूसरा क्रमागत समपूर्णांक क्या होगा? यह ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 के बाद सम संख्या आती है 4, मैं समपूर्णांक की बात कर रहा हूं। तो समपूर्णांक 2 है तो अगला 4, 4 तो अगला होगा 6, 6 तो अगला होगा 8। यानी समपूर्णांक जब क्रमागत हो तो एक एक अंक छोड़ के आते हैं, क्योंकि सम संख्या में 2 से क्या होता है? भाग जाता है। तो 8 यदि पहली समपूर्णांक है तो दूसरी समपूर्णांक जो क्रमागत होगी वो कितनी होगी? 10। उसी तरह से विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या यदि पहली 5 है तो दूसरी क्या होगी जो क्रम से आ रही है? वो होगी 7। लेकिन सम विषम का कुछ नहीं कहा है, उसने तो सिर्फ इतना कहा है कि क्रमागत पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक यदि पहला 8 है तो दूसरा 9 होगा, क्योंकि यह क्रमागत पूर्णांक का है, सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक नहीं कहा है। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि जब क्रमागत पूर्णांक है तो जस्ट उसके बाद वाला क्रमागत पूर्णांक, तो 3, 3 के बाद कितना है? 4, 4, 4 के बाद कितना है? 5। लेकिन सम और विषम लग जाए तो ध्यान रखना, एक अंक छोड़ के बताना है। क्रमागत विषम पूर्णांक, यदि पहला विषम पूर्णांक 1 है तो दूसरा होगा 3। एक संख्या सम पूर्णांक 2 है तो दूसरी होगी 4। लेकिन वहीं क्रमागत पूर्णांक की बात की जाए तो पहली 2 है तो दूसरी होगी 3। ध्यान रखिएगा, इसे हम यदि मान के चलें तो कैसे होगा? जैसे मान लिया कि एक पूर्णांक x है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये चर है, चर यानी कि कुछ भी, ठीक। अब आपसे यह कहा जाए कि क्रमागत दूसरा पूर्णांक बताओ। एक पूर्णांक x है तो क्रमागत दूसरा पूर्णांक बताओ। तो ध्यान देना, एक तो एक के बाद दूसरा कौन सा होता है? 2। तो एक में मैं 1 जोड़ूं तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ूं तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ूं तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ूं तो 5 आएगा। यानी एक एक जोड़ के अगला आता जाता है। तो यदि पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। ओके,
ये होगा क्रमागत पूर्णांक दूसरा वाला, यानी पहला x है तो दूसरा x+1 होगा। उसी तरह से क्रमागत सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक पूछ लिया जाए सवाल में तो उसे हम कैसे समझेंगे? यदि पहला x होगा तो दूसरा x+2 होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इस 2 के बाद अगला सम पूर्णांक कौन सा है? 4। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आता है, लेकिन 2 जोड़े तो कितना आता है? 4। अगला 3, यदि पहला पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्रमागत में कितना हो जाएगा आपका? 5। तो 3 + 2 बराबर कितना होता है? 5। तो ध्यान देना, क्रमागत विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक पूछे तो यह होगा पहला और यह होगा आपका दूसरा। क्रमागत पूर्णांक पूछे तो यह होगा पहला, यह होगा आपका दूसरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना आगे हमारा सवाल होने वाला नहीं है। दोस्तों अभी हमने परिमेय संख्या समझी कि इस पूर्णांक में से किन्हीं भी 2 संख्याओं को लेकर बटे में रख दो, जो संख्या बनेगी वह आपकी होगी परिमेय संख्या। यह भी कंडीशन है कि ये आपस में कटना नहीं चाहिए, यानी सह अभाज्य होना चाहिए। अब दोस्तों ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यदि हम इन्हें अंडर रूट में रख दें, यानी √5, √7, √11, इस तरह से अभाज्य संख्या को अंडर रूट के अंदर, यानी मैं ऐसा भी कह सकता हूं √p, जहां p एक अभाज्य पूर्णांक है। अंडर रूट में जब भी कोई अभाज्य पूर्णांक आएगा तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जब भी अभाज्य संख्या, ध्यान देना, अभाज्य संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता को यदि हम अंडर रूट में रख दें तो जो संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। तो मोटे तौर पे √p कह देता हूं, जहां p एक अभाज्य पूर्णांक है। ध्यान देना, p अभाज्य पूर्णांक है, अब कोई सा भी हो सकता है वो, ठीक है, अभाज्य है और उसे अंडर रूट में रख दिया है तो आप उसे कहोगे अपरिमेय संख्या। ध्यान देना दोस्तों, परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है। तो यहां आप जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? 4/1, यस, 4/1 का मतलब 4 ही होता है। 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1, 3 को लिख सकता हूं 3/1, -4 को लिख सकता हूं -4/1। यानी इन पूर्णांकों को यदि हम बटे में लिखे तो बटे 1 लिखने से उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जितने भी पूर्णांक यहां लिखे हुए हैं एक्चुअल में बटे में भी हो सकते हैं, और बटे में हुए तो ये क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। यानी सारे के सारे पूर्णांक एक परिमेय संख्या कहलाते हैं। ध्यान देना, यहां से आप कोई सा भी एक पूर्णांक उठाओगे तो मैं उसे परिमेय संख्या कह सकता हूं, ठीक है। तो परिमेय संख्या में ये सब शामिल हो जाएंगे। क्लियर है? यानी आपसे ये कहा जाए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं तो सत्य होगा। ओके, अब सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या मिलकर एक नया समुच्चय बनाते हैं जिसे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। उसमें सारी संख्याएं आ गई। परिमेय संख्या हमने समझी, और परिमेय के अतिरिक्त यानी जो संख्या परिमेय नहीं होगी निश्चित रूप से वह अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो जो समुच्चय बनेगा वह वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा, जिसे प्रदर्शित R से किया जाता है। दोस्तों मैं जहां तक समझता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या प्राकृत संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या पूर्णांक होते हैं, क्या परिमेय संख्या होती है और क्या अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि कक्षा 10 या किसी भी अन्य कक्षा के गणित को पढ़ने के लिए आपको इन संख्याओं का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इन अंकों का काम हमें आगे सवालों में बहुत पढ़ना है, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब सवाल जब हम करने जाएंगे तो हमारा सामना सबसे पहले एलसीएम से और फिर एचसीएफ से होता है। तो दोस्तों
अगले वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाऊंगा, जो आपको आगे पूरी जिंदगी काम आने वाला है। अभी इस चैनल के माध्यम से मैं कक्षा 10वीं को पढ़ाने जा रहा हूं, उन्हें तो काम आना ही आना है, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ का सवाल ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप अच्छे से सीखिएगा। जय हिंद, जय भारत।